तो डबल चुनाव होने जा रहे हैं, डबल निगम चुनाव। जी हाँ, 6 निगम चुनाव होने जा रहे हैं। चरण यहां पर सामने है कि पहला चरण जो होगा वो 29 अक्टूबर को होगा, दूसरा 1 नवंबर को और मतगणना होगी 3 नवंबर को। लेकिन पूरी यहां पर कार्यक्रम सामने आ चुका है। पहले हम आपको उससे रूबरू करा देते। 14 अक्टूबर को लोक सूचना यहां पर जारी होगी, 19 अक्टूबर को नामांकन की यहां आखिरी तारीख रहेगी, 20 अक्टूबर को नामांकन की जांच की जाएगी। तो पूरा टाइम टेबल यहां पर सामने है निगम चुनाव को लेकर, क्योंकि जयपुर, जोधपुर और कोटा में ये चुनाव होने जा रहे हैं। 6 निगम है, तीनों जगह डबल निगम है और इसलिए हम कह रहे हैं कि 6 निगम चुनाव यहां पर होने जा रहे हैं, जयपुर, जोधपुर और कोटा। और चलिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसी पर उनसे बातचीत करते हैं। जयपुर से ऋतुराज शर्मा हमारे साथ है, जोधपुर से राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो कोटा से भंवर चारण हमारे साथ हैं। सबसे पहले राजीव आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि कुछ अपडेट तो हमने कोटा और जयपुर से ली है, लेकिन जोधपुर की अगर बात करें, पहली बार डबल चुनाव होने जा रहा है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। क्या वहां की जनता के लिए मुद्दे क्या रहेंगे और सबसे अहम यह है कि कितनी बड़ी चुनौती रहेगी इस चुनाव को संपन्न कराना? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती की बात करें तो ये 2 सालों की बात है। ये पहले विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव, और अब जिस तरीके से अभी इस वक्त हम पंचायत चुनाव निपटा के आए हैं और खबर ही जीवन है, इस आधार पर जो है अब हमारे सामने ये नगर निगम की चुनौती है। चुनौती जोधपुर की बात करें, राजस्थान का दूसरा बड़ा जिला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ से ताल्लुक रखते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ से केंद्रीय मंत्री के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं, लिहाजा सबकी नजर यहाँ पे रहेगी। जो पिछला बोर्ड था वो भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था, उनमें क्या विफलताएं रही है, उनकी क्या कामयाबी रही है, उसको लेके भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे को निशाना बनाएगी। लेकिन ये पहली बार होगा जब 2 नगर निगम होंगे, तो निश्चित रूप से चुनौती बढ़ी है। वार्ड चूंकि थोड़े छोटे छोटे बने, इस तरह की बातें आई, लेकिन अब कुछ भी नहीं होना, अब तो तारीख घोषित हो गई है। राजनीतिक सरगर्मियों की बात करें तो जब से हाईकोर्ट के अंदर मामला था, तब से माना जा रहा था कि जैसे ही आदेश आता, तो यहाँ अभी जिस तरीके से 2-3 दिन पहले सतीश पुनिया यहाँ पर थे, बायोडेटा देने वालों की कतारें लगी हुई, तो कुल मिला के अंदर खाने तैयारियां भी दोनों पार्टियों ने कर तो रखी है, लेकिन फिर भी कोरोना का काल है, बहुत सावधानी। जिस तरीके से इस चुनाव में जो आज हम निपटा के आए हैं, 4 चरण जिस तरीके से पूरे हुए, तो वहाँ कोरोना बड़ी जिम्मेदारी के साथ में सरकार की गाइडलाइन, ये बड़ी चुनौती भी रहेगी इस चुनाव को संपन्न कराना। जयपुर ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, राजनीतिक तौर पर बात करें, देखिए यहाँ पर पूरी प्रक्रिया क्या होगी, किस तरह से पूरा शेड्यूल रहेगा, ये सब कुछ सामने आ चुका है, लेकिन राजनीतिक तौर पर इन चुनावों का इम्पैक्ट क्या होने वाला है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। शहरों की सरकार बनाना अपने आप में लिए कांग्रेस पार्टी के लिए सदैव चुनौती रहा है। नगर निकाय के चुनाव वो चुनाव होते हैं, और आमतौर पर ये देखा गया है कि राजस्थान के जो शहर है, जो कस्बाई आबादी है, उसका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ होता है। और यही कारण है कि कांग्रेस की सरकार जब भी आती है, कोई ना कोई ऐसे प्रयोग करती है जिसके ज़रिए यहाँ पर शहर में सरकार स्थापित हो जाए, नगर निकाय में सरकार स्थापित हो जाए। 2 जो नगर निगम बनाने की बात थी, वो यही कारण था, यही फलसफा प्रयोग में लाया गया। जयपुर में भी एक हेरिटेज होगा, एक ग्रेटर होगा, 2 मेयर यहाँ पर होंगे, दोनों का एक अलग अलग क्षेत्राधिकार होगा। और जयपुर इतना बड़ा है कि यहाँ पर वाकई में 2 मेयर का कंसेप्ट चल सकता है, लेकिन मकसद इसका अलग तरह का था। हेरिटेज के हम सामाजिक वर्गीकरण की बात करें, वहाँ पर कांग्रेस के वोट बैंक की बात करें, तो हेरिटेज में कांग्रेस अभी से में मजबूत नजर आती है। और वहाँ पर महेश जोशी विधायक आते हैं हेरिटेज से, वहाँ से रफीक खान विधायक आते हैं, वहाँ से अमीन कागजी विधायक आते हैं। तो 3 कांग्रेस पार्टी के कद्दावर विधायक, और ख़ासतौर से महेश जोशी की बात करें जो खुद सांसद भी रह चुके हैं, और उनकी रणनीति अपने आप में सबसे अलग नज़र आती है, और वो पूरे शहर के नेता भी कहे जाते हैं। तो वो हेरिटेज में ये प्रबल कोशिश करेंगे कि हेरिटेज के अंदर कांग्रेस का मेयर बने। दूसरा, हेरिटेज की सबसे खास बात जयपुर के हेरिटेज की है कि मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में है, और सिविल लाइन से जो प्रताप सिंह खाचरियावास विधायक है, उनका भी कुछ ऐसा बड़ा इलाका हेरिटेज के कैटेगरी में आता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर राजस्थान की राजधानी जयपुर में जो सबसे बड़ा दारोमदार होगा, यहाँ पर मेयर कांग्रेस पार्टी के कैसे बने, ये सबसे बड़ा दारोमदार होगा निवर्तमान कांग्रेस पार्टी के जो जयपुर के शहर अध्यक्ष हैं और परिवहन मंत्री है प्रताप सिंह खाचरियावास के लिए। यहाँ सबसे बड़ा दारोमदार होगा।
महेश जोशी के लिए, जो अशोक गहलोत के सिपहसालार माने जाते हैं, जो पूरे बाड़ेबंदी में सूर्यागढ़ से लेकर फेयरमाउंट तक पूरे बाड़ेबंदी में एक ट्रबल शूटर के तौर पर हमें देखे गए। किस तरह के ट्रबल शूटर की रणनीति अब जयपुर में राजधानी में दिखेगी, वो बड़ा मद्देनजर होगा श्वेता। और जितने वार्ड यहाँ पर है राजधानी के अंदर, वो सर्वाधिक वार्ड है। पिछली गहलोत सरकार के वक्त भी मेयर का यही प्रयोग किया गया था, डायरेक्ट चुनाव कराए गए थे। ज्योति खंडेलवाल यहाँ से मेयर चुनी गई थी, और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी आई तो फिर से वही प्रयोग किया गया, पुराना परंपरागत प्रयोग किया गया। बोर्ड बने, बोर्ड ने मेयर को चुना। भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में 2 मेयर आए। अशोक लाहोटी ने चुनाव लड़ा था पार्षद का, और यही सोचकर लड़ा था कि वो मेयर बनना चाहते हैं। देर लगी, लेकिन वो मेयर बन के ही माने। तो कुल मिलाकर जो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जयपुर शहर में जनसंघ भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का बड़ा बोलबाला रहा है, और जो हम ग्रेटर की बात कर रहे हैं, जो बीजेपी जहां पर अपने आप को बेहद मजबूत मान के चल रही, जहां कालीचंद सराफ जहां से विधायक आते हैं, अशोक लाहोटी जहां से विधायक आते हैं, तो एक तरह से कहा जाए वहाँ मजबूत चुनौती मिलेगी तो प्रताप सिंह खाचरियावास से ही बीजेपी को, कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, और ये चुनौती आपस में भी मिल रही है, चुनौतीपूर्ण ये चुनाव भी रहने वाला है, जिस तरह से कोरोना के मद्देनजर इतने कम वक्त में तैयारी करके ये चुनाव संपन्न कराने भी हैं। बिल्कुल, भंवर इस चारण का रुख करते हैं। भंवर, कोटा में भी इसी तरह की स्थिति है जिस तरह से जयपुर में स्थिति राजनीतिक तौर पर बयां किया योगेश जी ने, या कोटा में भी ऐसा ही दिलचस्प रहेगा मुकाबला? जी देखिए, मोटे तौर पर जो क्लासिफिकेशन योगेश जी ने किया है कि जो शहरी इलाके होते हैं, कस्बा इलाके होते हैं, वहाँ आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि बीजेपी वहाँ पर मजबूत होती है, और जो ग्रामीण इलाके होते हैं, खासकर पंचायती राज के जो इलाके हैं, वहाँ पर कांग्रेस ज़्यादा मजबूत हैं। लेकिन ये मिथक बीच बीच में टूटता भी रहा है। कोटा में जब भी शांति धारीवाल सत्ता में होते हैं तो आमतौर पर ये देखा जाता है कि नगर निगम में कांग्रेस की सत्ता काबिज रहती है। कोटा में रत्ना जैन जब दूसरी बार यूडेश मंत्री शांति धारीवाल थे तो सीधे चुनावों में भारी मतों के साथ जीत करके और कोटा नगर निगम की मेयर बनी थी। लेकिन पिछला जो 65 वार्डों वाला कोटा नगर निगम का चुनाव था, उसमें कांग्रेस की बहुत बुरी तरह से हार हुई थी। दहाई के आंकड़े तक भी कांग्रेस नहीं पहुंच पाई थी, और बोर्ड ने बाद में महेश विजय को कोटा का मेयर चुना, जो कि बीजेपी के नेता हैं, और बीजेपी की ही सुनीता व्यास को डिप्टी मेयर चुना था। अब बहुत से नेता मेयर और डिप्टी मेयर बनने की पंक्ति में हैं, जो कांग्रेस से भी हैं, बीजेपी से भी हैं। लेकिन धारीवाल खासकर जब सत्ता में होते हैं श्वेता, तो एक बड़ा फैक्टर होता है कोटा में, खासकर नगर निगम के चुनाव में, कि वो बहुत ताकतवर मंत्री होते हैं, बहुत पावर में होते हैं, और कहीं कहीं ये जो है कोटा नगर निगम के चुनावों को ये फैक्टर बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है। इस बार भी उन्होंने मोटे तौर पर कोटा में विकास के बड़े काम हाथ में लिए हैं, बड़े विकास के प्रोजेक्ट शुरू कराए हैं, जो मैं कह सकता हूं कि कोटा नगर निगम के चुनाव में एक तरह से निर्णायक फैक्टर होगा। तो ये देखने वाली बात होगी कि कोटा उत्तर में किसका बोर्ड बनता है, किसका मेयर बनता है, और कोटा दक्षिण में किस पार्टी का बोर्ड बनता है और किसका मेयर बनता है। लेकिन जो दिलचस्प बात है वो ये है कि फिलहाल जो कोटा में विकास के काम हो रहे हैं, वो शांति धारीवाल की विधानसभा कोटा उत्तर से ज्यादा पैसा कोटा दक्षिण के बहुत से प्रोजेक्ट्स में लग रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कोटा शहर में एक तरह से जो विकास के जो शांति धारीवाल के काम है, विकास पुरुष की जो भूमिका उनकी है, वो कसौटी पर होगी, और शहरी मतदाताओं का कोरोना काल में किस तरफ मानस जाता है, और ये भी देखना होगा यहाँ पर गए हैं जनता का मन भाप गए हैं कि विकास के दम पर ही इस बार निगम चुनाव होना है। जनता विकास चाहती है कोटा की, और इसलिए विकास के काम भी बहुत सारे कराए जा रहे हैं, जिस तरह से आपने जानकारी भी दी, और हम समय समय पर लाइव देखते भी रहते हैं तस्वीरें। चलिए ऋतुराज का रुख करते हैं। ऋतुराज, अगर हम जयपुर नगर निगम की बात करें और पिछले 5 साल के कार्यकाल की बात करें, निर्मल नाहटा हो, अशोक लाहोटी हो, या फिर विष्णु लाटा हो, लगातार हंगामा ही होता रहा है, काम को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते रहे हैं, और ये सब कुछ जयपुर की जनता ने देखा है। ऐसे में इस बार क्या प्रमुख मुद्दा रहने वाला है, क्या नजर आता है इस बार के, क्योंकि डबल निगम भी है? देखिए, सबसे प्रमुख मुद्दा तो सबसे ज़्यादा अहम बात तो यही निकल कर सामने आती है कि किस तरह से जो गंदगी है, जो ख़ासतौर पर चार दीवारी के जो इलाके हैं, और किस तरह से जो पारंपरिक जो स्वरूप है, हेरिटेज जो स्वरूप है, उसके साथ आधुनिक स्वरूप को बरकरार रखना, और जो स्मार्ट सिटी की जो रूपरेखा है उसके तहत किस तरह से काम करना, ये तमाम जो समस्याएं हैं वो रहेगी। इसके साथ ही पारंपरिक समस्याएं जो हैं, सीवरेज की समस्या, पानी की समस्या, इन तमाम समस्याओं को की चुनौती के मद्देनज़र काम करना होगा। और जैसा कि अभी भंवर चारण भी बता रहे थे कि तमाम तरह की कसौटियां हैं,
तो ये कसौटियाँ कांग्रेस सरकार के लिए तो है ही हैं। अगर राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो अभी अभी पंचायती राज चुनाव संपन्न हुए हैं, तो पंचायती राज चुनाव में अलग तरह का उत्साह देखा जा सकता है। स्थानीय मुद्दे होते हैं, स्थानीय तरह की बातें होती हैं, चौपाल में बैठकर चर्चाएं होती हैं। लेकिन जो ये शहरी इलाके के जो चुनाव हैं, जो शहरी सरकार के जो चुनाव हैं, वो अलग तरह के होंगे। तो हो सकता है इतना वोटिंग प्रतिशत नहीं जाए। अभी हमने 4 चरणों में ये देखा कि 84 के आसपास की वोटिंग प्रतिशत जा रही है। लेकिन संभवतः कुछ तो कोरोना के चलते भी और कुछ जो जनमानस रहता है शहरों की सरकार के लिए, वो वोटिंग प्रतिशत इतना नहीं जाए, ये संभावना दिखती है। तो ऐसे में किस तरह से वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की यहाँ पर कवायद हो सकती है और वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के साथ साथ कोरोना का भी पालन हो, ये कैसे सुनिश्चित किया जाए, ये तमाम कसौटियाँ राज्य निर्वाचन आयोग के पास है। चलिए बिल्कुल बने रहिए आप लोगों हमारे साथ। महेश जोशी ने क्या कुछ कहा है इन तारीखों के ऐलान के बाद, वो सुनते हैं। मैं नगर निगम चुनाव की घोषणा का स्वागत करता हूं। जिस तरीके से हमने जयपुर की जनता की सेवा की है, जयपुर में विकास के काम कराए हैं और करा रहे हैं, और जिस तरीके की हमारी योजना जो जनता के सामने है, मुझे विश्वास है जनता इसको देख रही है, जान रही है। जनता कांग्रेस को बोर्ड बनाएगी। जिस तरीके से हमने लोगों को लॉकडाउन में राहत पहुंचाने की सरकार ने, और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, उन्होंने जिस प्रकार से सेवा की है वो सब जनता के सामने है। और जनता आशीर्वाद देगी। दोनों जो निगम है जयपुर के, वो दोनों निगम हम जीत कर आएंगे। तो मुख्य सचेतक महेश जोशी को आप सुन रहे थे, जो आश्वस्त हैं कि जनता ने देखा है सरकार ने क्या कुछ किया है इस कोविड काल में भी, और ऐसे में कांग्रेस का ही बोर्ड बनेगा। चलिए आश्वस्त है, कॉन्फिडेंट है वो। लेकिन चलिए हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव का रुख करते। राजीव, जोधपुर में डबल निगम, जयपुर और कोटा में भी, क्या फायदा आपको नजर आता है डबल निगम होने के बाद, या फिर आपको लगता है कि इस बार के चुनाव अलग हैं, ज्यादा बेनिफिट लोगों को मिलेगा? और अहम मुद्दा जोधपुर का क्या? देखिए श्वेता, ये लगता है कि राजस्थान का जोधपुर दूसरा बड़ा जिला है। जिस तरह से इसका विस्तार हो रहा है, उस विस्तार के चलते 2 नगर निगम की परिकल्पना यहाँ पे की गई है। चाहे कोटा की और जो जयपुर की बात करें तो उस लिहाज से, अगर आपको याद होगा, पुलिस कमिश्नरेट जो है वो सबसे पहले जयपुर और जोधपुर में एक साथ आया था। तो उस वक्त भी अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री थे। इस बार भी उन्होंने जो ये प्रयोग किया है, उसके पीछे एक वजह यह भी हो सकती है कि 2 में से कोई एक नगर निगम अगर कांग्रेस का आ जाता है तो कहीं न कहीं एक विकास विश्वास की जो बात होती है, जिसकी सत्ता होती है, जो राजस्थान सरकार में जो होता है, आमतौर पर माना जाता है कि उसका बोर्ड आता है। पिछली बार की अगर बात करें तो पिछली बार भाजपा की सरकार थी और भाजपा का बोर्ड आया था। तो कहीं ना कहीं जिस तरह की चुनौतियां सामने हैं, जो सीवरेज की अगर बात करें, सीवरेज की कुछ ऐसे इलाके हैं जब अभी भी बहुत समस्या है, गंदगी की समस्या है। क्षेत्र के जो लोग हैं वो पेयजल आपूर्ति कुछ इलाकों के अंदर, कुछ आपस की जो सीवरेज लाइन ठीक नहीं होने से, तो कई ये ज़मीनी स्तर के मुद्दे हैं। तो ऐसे में लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक तीर भी साधने की कोशिश रहेगी, क्योंकि भाजपा जो जिस तरीके से यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद में जिस तरीके से जो कोशिश करती रही है और दावे भी करती रही है, तो उसका कहीं ना कहीं साफ तौर पे ये एक प्रयोग होगा और परीक्षण भी होगा, और साथ में चुनौती भी भाजपा के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी कि आखिर किस तरीके से, क्योंकि 2 मेयर होना, और अगर दोनों सीटों पर बीजेपी आती है तो बड़ी चुनौती वाली बात कांग्रेस के लिए होगी। और अगर कांग्रेस की दोनों सीट आती है तो भी चुनौती, अगर एक सीट पर यदि अगर बीजेपी कांग्रेस आती है तो मिलकर के काम करना पड़ेगा। तो कई तरह की चुनौतियां, ये प्रयोग कितना कामयाब होता है ये तो बाद में पता लगेगा। लेकिन हाँ, यहाँ सरगर्मियां तेज गति से शुरू हो गई थी, और अभी भी जिस तरीके से जैसे ही घोषणा हुई है उसके बाद से अब कहीं ना कहीं धड़कनें ऊपर नीचे हो रही है, क्योंकि पहले पार्षद का टिकट पाने के उस चुनाव, फिर मेयर को लेकर के जिस तरह से जोधपुर के अंदर कई तरह के चेहरे हैं, उनके नाम जो चल रहे हैं, तो कई तरह की चुनौतियां दोनों पार्टियों के लिए है। प्रत्याशी चयन, उसके बाद मेयर के प्रत्याशी चयन, देखने वाली बात होगी कि ये 2 नगर निगम का बिल्कुल प्रक्रिया चल रही है। और ये जो नया प्रयोग किया गया वो कितना सफल होता है वो तो तय हो जाएगा जब परिणाम सामने आएंगे, और इसके बाद 5 साल ये बोर्ड कैसे काम करता है। योगेश जी, अब जिस तरह से जयपुर की बात करते हैं, जयपुर हेरिटेज है, जयपुर ग्रेटर है, दूसरी तरफ आश्वस्त तो महेश जोशी, अभी आपने भी सुना कि वो है जीत को लेकर कांग्रेस का बोर्ड यहाँ पर बनेगा। लेकिन इन दोनों जगह की हम बात कर लें, ठीक है, वर्चस्व की लड़ाई भी आ रहेगी, किस जीत मिलती है किसे नहीं। लेकिन जब ये डबल निगम की घोषणा हुई तो उस वक्त भी बहुत विरोध हुआ था।
क्या आपको फायदा नजर आता है डबल निगम होने से, या फिर जिस तरह से बीजेपी विरोध कर रही थी, क्या उस वक्त ऐसा लग रहा था कि नुकसान हो सकता है? और जिस तरह से एक गढ़ बन जाते हैं कि यहां पर इनकी जीत तय है, क्या इस बार भी वैसा ही नजर आएगा या फिर कुछ अलग हो सकता है? देखिए, गढ़ तो हमने देखे थे विधानसभा चुनाव में, जयपुर के अंदर ध्वस्त होते नजर आए थे। जो परकोटे का इलाका जो गढ़ माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का, वहाँ इस वक्त इस बार मुस्लिम वोटरों ने पूरे समीकरण बिगाड़ के रख दिए। और यही कारण है कि डॉक्टर महेश जोशी चुनाव जीते, रफ़ीक खान जीते, अमीन कागजी जीते। और जयपुर में विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छे परिणाम आए। कांग्रेस पार्टी के प्रताप सिंह खजरियाबाद चुनाव जीते। बगरू विधानसभा जो बड़ा पार्ट शहर का आता है, गंगा देवी वहाँ से चुनाव जीती। तो एक तरह से कहा जाए तो एक बड़ा मिरेकल सा राजधानी जयपुर में देखने को मिला कि आदर्श नगर से अशोक परनामी चुनाव हार गए, कालीचंद सराफ मालवीय नगर से बाल बाल बचे, और वहीं पर मोहनलाल गुप्ता वो चुनाव हार गए। और बड़े यहाँ पर विकेट गिरते हुए हमें नजर आए। अरुण चतुर्वेदी चुनाव हारे सिविल लाइंस से। तो एक तरह से कहा जाए तो कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा था। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आया, प्रचंड मोदी लहर ने कांग्रेस के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया और एक रिकॉर्ड वोटों से यहाँ पर कांग्रेस पिछड़ती हुई राजधानी में नजर आई। एक बड़ी हार यहाँ देखने को मिली, जिसकी उम्मीद कांग्रेस के उम्मीदवार को भी नहीं थी। तो यहाँ पर अगर हम विस्तृत बात करें तो जयपुर में प्रताप सिंह खाचरियावास, डॉक्टर महेश जोशी दोनों के लिए चुनौती है। कोटा में शांति धारीवाल के लिए चुनौती है। जोधपुर में क्योंकि मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट विधानसभा में आए थे। मनीषा चुनाव जीती थी। चलिए, बिल्कुल, यानी ये कह सकते हैं कि ऊँट किस करवट बैठेगा, किसकी जीत होगी, ये अभी से कहना मुश्किल होगा। लेकिन बहुत शुक्रिया आप सभी का ये पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, चर्चा के लिए, क्योंकि बेहद अहम है। जोधपुर, जयपुर और कोटा के ये नगर निगम चुनाव पहली बार ये नया प्रयोग किया गया है, डबल निगम बने हैं। और डबल निगम बनने के बाद ये पहला चुनाव है, तो किस तरह का रहता है दिलचस्प। हालांकि बड़ी खास बात ये भी है कि इतने कम वक्त में पूरी तैयारी की गई है, प्रक्रिया यहाँ पर होगी। और 29 अक्टूबर को पहले चरण का, 1 नवंबर को दूसरे चरण का और 3 नवंबर को मतगणना होगी, यानी परिणाम सामने होंगे। चलिए फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद।